इससे पहले आर्ट एंड कल्चर हमने कर लिया। अब अगला जो होगा वो देखते हैं कौन सा ओपन होगा बुक। ओपन कर रैंडम बुक, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये आया है। ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं। की कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन, टर्म्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, ट्रेजरी ऑफ कॉमन, ट्रेजरी ऑफ कॉमन, इंटरनेशनल relations revolves around treasury of common, where countries are ready for free ride, but when it's come to spending money, they are not ready. ठीक है। A mixed interest game, every country aligns with others based on their alignment and requirement. फिर free riding, world order security, UN peacekeeping force, all countries don't send a required amount of troops, but just provide financial support irrespective of availability of troops in their armed force. The prisoner dilemma. A prisoner dilemma is a situation where individual country decision makers always have an incentive to choose in a way that creates a less than optimal outcome for the whole world. What is the terms in international relations? Treasury of common. International revolves around treasury of common. इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो रिवॉल्व करता है ट्रेजरी ऑफ कॉमन, मतलब कॉमन को अराउंड कॉमन, वेयर कंट्रीज आर रेडी फॉर फ्री राइड, यहाँ पे कंपनी फ्री राइड के लिए रेडी होती है, बट लेकिन जब बात आती है पैसे खर्च करने के लिए तो वो रेडी नहीं होता है। ठीक है, ये है। फिर ए मिक्स्ड इंटरेस्ट कैम, या फिर मिक्स्ड इंटरेस्ट कैम होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट सेम है। एवरी कंट्री अलायंस विद अदर्स बेस्ड ऑन देयर अलाइनमेंट एंड रिक्वायरमेंट, जैसे हमारा अलाइनमेंट होता है, जैसा हमारा रहेगा, हमारा हमें काउंटर टेररिस्ट, हमें टेररिज्म से फाइट करना था। इसराइल एंड इंडिया का यहाँ पे गोल कॉमन सेट है, अलाइन है, तो वहाँ पे एक अलाइनमेंट है, तो वो अलाइनमेंट के द्वारा रिक्वायरमेंट है इस रिलेशन के लिए। फ्री राइडिंग, वर्ल्ड ऑर्डर सिक्योरिटी, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो होते हैं उसमें क्या कहते हैं, हर कंट्री अपना एक रिक्वायर्ड अमाउंट का ट्रूप्स नहीं भेजता है, बट जस्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रूप्स इन देयर आर्म्ड फोर्स। Prisoner dilemma. A prisoner's dilemma is a situation where individual country decision makers always have an incentive to choose in a way that creates a less than optimal outcome for the whole world. मतलब कुछ होते हैं जो इंडिविजुअली अपना देखते हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ आउटकम बाहर के नहीं होता। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन अमॉन्ग द कंट्रीज, शेयर्ड इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। शेयर्ड इंटरेस्ट, बर्डन शेयरिंग कलेक्टिव, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और ओपन, इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया क्वाड, ये हमारा शेयर्ड इंटरेस्ट है कि जहाँ पे एक इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना से काउंटर करने के लिए क्वाड का फॉर्मेशन किया गया, जिसमें कि इंडिया यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है इंडिया यूएसए का ट्रेड रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कि इशू MFNS, ठीक है, विड्रॉ इन 2019 बाई यूएसए। MFNS एक सब्सिडी टाइप का था जो कि विड्रॉ कर लिया गया यूएसए के द्वारा इंडिया को। MFNS अभी भी शायद पाकिस्तान को दिया जाता है, लेकिन इंडिया से वो ले लिया गया था 2019 में। ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन एक शेयर्ड इंटरेस्ट भी जो हम लोग क्वाड के फॉर्म में एक इंडो पैसिफिक रीजन टू काउंटर चैन। फिर इंटरनेशनल रिलेशन का डेफिनेशन, एक होता है नैरो डेफिनेशन, एक होता है ब्रॉड डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन, रिलेशनशिप अमॉन्ग द गवर्नमेंट,
एक जो गवर्नमेंट लेवल पर रिलेशनशिप होता है, एक ब्रॉड डेफिनेशन, एक्टर्स, सोशल स्ट्रक्चर, geographical and historical influences, all these factors plays an important role in international relations, shaping the economic, political and cultural dimension of the both government. नेपाल, broad definition के नेपाल actor, social structure, geographical and historical influence जो होता है हमारा साइड में, तो ऑल दिस फैक्टर्स प्ले एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशन में, जब भी पॉलिटिकल लेवल हो रहा है, शेपिंग द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ बोथ गवर्नमेंट। ठीक, अब आता है एक्टर्स, एक होता है स्टेट एक्टर, एक होता है नॉन स्टेट एक्टर। अब स्टेट एक्टर क्या होगा? नेशनल गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेट एक्टर है जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। नॉन स्टेट एक्टर क्या है? एनएसए, IGOS, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स आर कंट्रीज, यूएनओ, WTO, GTO, सार्क। ठीक है, ये हो गया IGOS। फिर NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स आर इंडिविजुअल ग्रुप्स, एमएसटी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस। MNCs, कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनीज, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। अदर्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ओसामा बिन लादेन। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्लस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया एमएसटी इंटरनेशनल, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, ये सब हो गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट and shape state actors through their actions, and state actions are influenced by non-state actors. International organization affect and shape state actors through their actions. ठीक है, and state actions are influenced by non-state actors. Therefore, international relations are equal to state actors and NSA, non-state actors, in which state actors play an important role. ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, उसमें एक सेप बनाते हैं, इफेक्ट सेप स्टेट एक्टर्स, जो स्टेट एक्टर को सेप बनाते हैं अपने एक्शन के द्वारा, अपने जो पॉलिसी के द्वारा, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके द्वारा वो करते हैं। एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक, एंड स्टेट एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर। बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि कहीं हाईवे बनाना, तो लेकिन अगर इन्वायरमेंटल हो रहा है तो इन्वायरमेंटल जो एक्टिविस्ट वो आएंगे, तो वो एक इन्फ्लुएंस करेंगे, वो रोकेंगे लोगों को कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स के इन्फ्लुएंस के द्वारा भी स्टेट का एक्टर्स होता है, डिसाइड होता है। Therefore, international relations are equal to state actors and non-state actors, in which state actors play an important role. ठीक, और non-state actors like multinational companies impact IR through globalization. Example, बनाना रिपब्लिक दिया था, ये एग्जाम्पल मैंने, बनाना रिपब्लिक एग्जाम्पल क्या था? Islamic state-like factors initially popped up with the help of the state also play an important role. International relation, Islamic state-like factors, आतंकवादी, ओसामा बिन लादेन, तालिबान, ISIS, so important political system, method of categorizing countries, East and West. These categories are based on initial perception of colonial invaders. ईस्ट and West, मतलब ये जो कैटेगरी किस पे बेस्ड है? colonial invaders पे. For example, America, Europe, etc. are in the western segment of countries, and Asia in the eastern segment countries. Developed and developing countries, east to west. This category is based on per capita income and GDP. Although developed countries were the first to go for industrialization, Europe, North America, etc. are in the developing countries category, and countries like India, China, Congo are in the developing countries. ठीक है, जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डेवलप कंट्री उन्होंने पहले की क्या कहते हैं
इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंटर कर गए थे। जो डेवलपिंग कंट्री है वो अभी इंटर करके इवॉल्व कर रहे हैं, डेवलपिंग हो रहे हैं, जिसमें कि चाइना है डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री, कॉन्गो बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री, एंड जो यूरोप में बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, यूएसए है, सब एक डेवलप्ड नेशन है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यूएसए, वेस्टर्न एंड यूरोप। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो जाएगा जो कि यूएसए के अलाइन थे, एंड सेकेंड वर्ल्ड कंट्री हो जाएगा जो यूएसएसआर के साथ अलाइन थे, एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज या फिर जो पार्ट थे कॉलोनियल एरिया के। तो कॉलोनियल एरिया की जो कंट्री थी वो थर्ड, लेकिन वो अब यूज़ नहीं किया जाता, वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी। फर्स्ट वर्ल्ड हो गया जो यूएसए के साथ अलाइन थे, कोल्ड वॉर, और जब यूएसएसआर के साथ चल रहा था, एंड जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री हो गया जो यूएसएसआर के साथ अलाइन थी या यूएसएसआर। ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, Australia and Japan were the same example of country in the south, but they are part of global north. All developed countries like USA, UK, Canada, etc. ऑस्ट्रेलिया जो और जापान जो है वो सब एग्जाम्पल है ग्लोबल साउथ का, ठीक है, बट दे आर पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ, लेकिन उनको ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट कहा जाता है। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, कनाडा एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबल साउथ। Division of countries based on ideology. During the Cold War, post-World War II till 1991, ideological group: capitalist USA, Western Europe, socialist, Marxist ideology के थे USSR, रसिया, मतलब USSR रसिया, ईस्टर्न यूरोप। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ, जो कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये सब थे, ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ कंट्री क्या था, बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी के थ्रू था, जबकि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के टिल 1991, ठीक है। तो आइडियोलॉजी का ग्रुप क्या था, कैपिटलिस्ट कौन था, यूएसए था, वेस्टर्न यूरोप था, ये सब। और सोशलिस्ट जो थे वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के थे, वो थे यूएसएसआर, रशिया, ईस्टर्न यूरोप। फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जो थे, जो किसी के साथ ना यूएसए के साथ जाने के चाहते थे और ना ही क्या करते रशिया के साथ, तो वो थे एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज थे, ठीक है। अब इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, अब हमारा जो नेबरहुड के साथ क्या रिलेशन है वो है। तो व्हाई इज नेबरहुड एसेंशियल फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी? टू इंश्योर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बाय इंक्रीजिंग रीजनल ट्रेड। Currently the trade among South Asian countries is less than 5%. मतलब to ensure economic prosperity by increasing regional trade, currently the trade among South Asian countries less than 5%. वो less than 5% है South Asian countries में। To ensure safety and security, ensuring national safety from terrorism and border threats and intense security from human trafficking, ऐसा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या फिर सब चीज़ें से बचने के लिए। To ensure trust and belief, better relations amongst countries, ठीक है। To ensure safety and security, ensuring national safety from terrorism and border threats and internal security from human trafficking, etc. एक्सेट्रा के लिए हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। टू इंश्योर ट्रस्ट एंड बिलीव, बेटर रिलेशन अमॉन्गस्ट कंट्रीज, टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान। ये इंडिया का है कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के जाने के लिए, क्योंकि ये हमारा पीओके भी कैप्चर्ड, तो हमें वहाँ से रास्ता मिल रहा है, इसलिए हमारा एक सेंट्रल एशिया जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक्ड है। इंट्रोडक्शन: फॉरेन पॉलिसी इज ए कंट्रीज पॉलिसी दैट इज कंसीव्ड, डिजाइन्ड एंड फॉर्मुलेटेड to promote and safeguard its national interest in its external affairs, in the conduct of bilateral and multilateral relationship with other countries. Conceived. Have the idea for, judge or regarded, look upon, become pregnant. Yes, क्या है?
Foreign policy is a country's policy that is conceived, designed, and formulated to promote and safeguard its national interest in its external affairs, in the conduct of bilateral and multilateral relationships with the other countries. It reflects the country's traditional values and overall national policies, as well as aspiration and self-perception. Nations have been interdependent as well as interdependence has always been an undeniable fact of international relations. ठीक। तो इंट्रोडक्शन जो फॉरेन पॉलिसी है किसी भी कंट्री का, वो कंसीव किया गया, डिज़ाइन किया गया, फॉरवर्ड किया गया, फॉरवर्ड सेफ गार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके द्वारा। अगर हमें तेल खरीदना है तो हम अपने तेल खरीदेंगे, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि पब्लिक का इंटरेस्ट है, उसके लिए हमें तेल खरीदना। एंड इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है इन द कंडक्ट ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। हमारा बायलैटरल ट्रेड हो, मल्टीलैटरल हमारा क्या कहते हैं टॉक हो, ये सब को भी देख के हमारा अदर कंट्रीज के साथ देखना होता है, इसलिए इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी बनाया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्री ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड ओवरऑल नेशनल पॉलिसी। जो हमारा दिखाएगा, जो हमारा क्या कहते हैं वो दिखाएगा कि हमारा क्या अपना वैल्यूज है, क्या ओवरऑल हमारा नेशनल पॉलिसी। अभी हमारा नेशनल पॉलिसी है कि हमें तेल चाहिए तो हम तेल फुल्फिल कर, रशिया से हमें प्रोडक्ट चाहिए तो हम प्रोडक्ट फुल्फिल कर, हमें हमें अपनी कंट्री में राइस प्रोवाइड करना है तो हम राइस का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब बैन कर रहे हैं। हम राइस को क्या कहते हैं उसी, अगर प्याज चाहिए तो हम एक लिमिट अमाउंट पे अपनी रीजनल कंट्री बांग्लादेश को ही कर रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं मालदीव को भी चाहिए था तो मालदीव को दी। मतलब अपने जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से अपना फॉरेन अफेयर्स को बना रहे हैं, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्री ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड ओवरऑल नेशनल पॉलिसी एज वेल एज हर एस्पिरेशंस एंड सेल्फ परसेप्शन। जो हमारा एस्पिरेशन और जो परसेप्शन है वो भी दिखा। नेशंस हैव बीन इंटरडिपेंडेंट एज वेल। इंटरडिपेंडेंस हैज ऑलवेज बीन एन अनडिनाइबल फैक्ट ऑफ इंटरनेशनल। इंटरडिपेंडेंट है, हम वेपन्स के लिए रशिया है, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी के लिए है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी रहते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या था? फेज 1 पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल 1991। द पीरियड फ्रॉम इंडिपेंडेंस थ्रू द 1950s and 1960s constituted the most idealistic phase of Indian foreign policy under the guidance of Indian Prime Minister, first Prime Minister Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru. Features of Indian foreign policy after independence are independent foreign policy. India pursued an independent foreign policy in spite of the fact that she was economically weak and food insecure. जब हुआ था ना फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर, या फिर जब कोल्ड वार चल रहा था, ना हमने ये कहते यूएसए का साइड ना यूएसए का, हमने अपना नॉन अलाइनमेंट वाला मूवमेंट रखा, तो हमने अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखा कि हम ना उसके, हम अपने अकॉर्डिंग अपना फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे। तभी से था, अभी तक शुरू से आता है हमारा इंडिपेंडेंट है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी वाज इकोनॉमिकली वीक एंड फूड इनसिक्योर। हमारा क्या, हम वीक भी थे उस टाइम, इनसिक्योरिटी भी था, फूड इनसिक्योरिटी, डिवीज़न हुआ था कंट्री का, इंडिपेंडेंस भी मिला था, सब कुछ एक साथ था, तो इट वाज नॉट ईजी टू बैलेंस कि एक मतलब आपका घर भी टूट रहा है, आप आपका अलग भी हो रहा है, आपको घर आपके हाथ में मिल गया, तुरंत आपके हाथ में मिला, फिर हाथ टूट गया, बिजनेस डिवाइड हो गया, सब कुछ एक बैलेंस करने के लिए टाइम लगता है। फिर भी हमने किसी का साइड नहीं चुना और अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखा। टू रिमेन नॉन अलाइंड, इंडिया चूज नॉट टू बी पार्ट ऑफ टू ब्लॉक इन विच द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमने नॉन अलाइनमेंट रखा, जो वर्ल्ड डिवाइड हुआ था कोल्ड वार के टाइम में, फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर, सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें कि हमने किसी का भी पार्ट नहीं लिया। India's non-alignment policy was far beyond being just neutral and having the freedom to decide each issue on its merit. अपने मेरिट पे अपने इशू को डिसाइड करने का चाहिए। His non-alignment policy advanced the process of democratization of international relations by encouraging the newly independent countries
to pursue independence in foreign policy. जितने भी हुए थे, his non-alignment policy advanced the process of democratization of international relations by encouraging the newly independent countries to pursue independence in foreign policy. जितने भी कंट्री आज़ाद हुए थे, सबको कहा, इंडिया ने कहा कि अपने नॉन अलाइनमेंट के साथ चले, अपना फॉरेन पॉलिसी बनाइए अपना, क्योंकि बहुत सारे कंट्री, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री और सबके वो नॉन अलाइनमेंट के साथ चले थे, ठीक है, अगेंस्ट colonialism. India supported the colonial and ex-colonial countries in their struggle against colonialism. जो colonial थे कंट्री, जो कॉलोनी थे, इंडिया ने उसका सपोर्ट किया, जो अपना स्ट्रगल था उसमें, ठीक है. अब एग्जाम्पल, एफर्ट्स वेयर मेड एट द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस टू यूनाइट स्टेट बॉर्डर्स ड्यूरिंग द इंडियन ओशियन अगेंस्ट द डच अटेम्प्ट टू रिकॉलोनाइज इंडोनेशिया इन 1948. जब डच ने फिर से अटेम्प्ट किया इंडोनेशिया को कॉलोनाइज करने के लिए, तब इंडिया एंड अदर कंट्रीज ने सब एफर्ट लगाया एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस में, ताकि उसको बचाया जा सके, ठीक है. प्रमोटेड वर्ल्ड पीस एंड न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट. ड्यूरिंग द Belgrade meeting of 1961, Nehru, along with Nasir of Egypt and Tito of Yugoslavia, called for nuclear disarmament. ये जब बेलग्रेड मीटिंग हुआ था 1961 में, नेहरू और क्या कहते हैं, along with Nasir of Egypt and Tito of Yugoslavia, के न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के लिए बोला था. द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट डिड a good job of serving a fundamental goal of Indian foreign policy, namely providing assistance to colonial and ex-colonial nations in their struggle against colonialism. जो पॉलिसी था नॉन अलाइनमेंट का, एक बहुत डिड ए गुड जॉब ऑफ सर्विंग ए फंडामेंटल गोल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, namely providing assistance to colonial and ex-colonial nations in their struggle against colonialism. ये जो पॉलिसी था गवर्नमेंट का, उसने अच्छा शो किया, सर्व किया फंडामेंटल गोल जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी था. और फिर क्या कहते हैं, हमने जो कॉलोनियल कंट्री थी, या जो कॉलोनियल कंट्री से बाहर निकले थे, उनको स्ट्रगल में भी हेल्प किया था अपनी पॉलिसी के थ्रू, कॉलोनियलिज्म के थ्रू. इट ऑल्सो मेड इट ईजियर टू अचीव ए सेकेंड गोल, विच वॉज टू एडवांस इंटरनेशनल पीस, ठीक है. हमने हमेशा पीस की टॉक की है. अभी भी जो हो रहा है इंडिया इजराइल के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच, हमेशा हमने कहा कि टॉप एक बेंच में ही बैठिए और बात करिए, ये हमारा, हम सब इसके लिए करते हैं. मतलब इवन अब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था, दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वार. हम लोग हमेशा पीस के साइड रहे, ऑलवेज. हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी भी कि हम पहले किसी पर अटैक नहीं करेंगे, इवनली हमारा ये पॉलिसी कि हम पहले किसी पर अटैक नहीं करेंगे, चाहे नॉर्मल वार हो, वारफेयर हो, कुछ भी, हमने पहले कभी भी अटैक नहीं किया. ये नहीं कि हमारा भी, ये हमारा शुरू से हमने किसी को अटैक नहीं किया. It is well known that Nehru was adamantly opposed to war and that nuclear war loomed large after Hiroshima. Adamantly क्या का meaning inflexibly or unshakably. It is well known that Nehru was adamantly, flexibly opposed to war. बिल्कुल. That nuclear war loomed large after Hiroshima. Loomed. A textile machine of weaving yarn come into the view industry of a large and occupy commanding position, hang over of something, wave of loom. Hang over, threaten. हाँ, थ्रेटन हो सकता है. कमांड अप्रोच. लूम्ड, नोट.
loomed large after Hiroshima, India and its neighborhood. India and its neighborhood. Protection of economic interest. Another majority function of foreign policy was to protect her economic interest. बिल्कुल हर कंट्री अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट पहले देखेगा. हमने जो तेल मंगाया हमने अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा कि हमारा पब्लिक ज़्यादा महंगे ऑयल को कंज्यूम कर सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ने नहीं देना है, ऐसे रूल्स रेगुलेशन करना है कि ताकि इन्फ्लेशन इंक्रीज. ठीक है. अनदर मेजर फंक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. फॉर दिस वी डेवलप इकोनॉमिक टाइज विद द कंट्रीज ऑफ बोथ ब्लॉक. हमने यूएसएसआर से भी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की और यूएसए से भी. हम आज यूएसएसआर से वेपन्स खरीदते और यूएसए से भी, फ्रांस से भी हम लोग खरीदते हैं. हमारा जहाँ पे जैसा इंटरेस्ट होता है वैसे हम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल while the steel plant of Bhilai was stabilized with the support of Soviet Union, the steel plant of Rourkela was stabilized with the help of Germany. बेस्ट एग्जाम्पल. भिलाई में जो स्टील प्लांट है वो सोवियत यूनियन के हेल्प के द्वारा बनाया गया था, और वही जो रौरकेला में है वो स्टेबलाइज किया गया था जर्मनी के हेल्प से. दोनों दो अलग अलग ब्लॉक है, जर्मनी यूएसए ब्लॉक का, यानी यूएसएसआर वाज द यूएसएसआर मार्क्सिस्ट ब्लॉक. पंचशील ऑफ नेहरू. Jawaharlal Nehru was an idealist who believed the leadership of developing countries. नेहरू जी जो थे वो एक आइडियलिस्ट थे जिन्होंने बिलीव किया था लीडरशिप को डेवलपिंग कंट्रीज का, नॉन वायलेंस को भी, पंचशील एंड नेबरहुड एंड वैल्यूज द राइट लाइक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, एशियन वैल्यूज एंड ब्रदरहुड एक्सेट्रा. ठीक है. On 28 April 1954, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and China Premier Zhou Enlai signed the five principles of peaceful coexistence. Panchsheel, which stated that the two governments entered into an agreement based on the following principles. पंचशील एग्रीमेंट जिसकी धज्जियां उड़ी थी इंडो चाइना वार में, अभी भी यूज होता है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी. नहीं, पंचशील एग्रीमेंट उसके बाद मिला था. पंचशील अरे यार ये काम कर दिया. और ओ, on 28 April 1954 इंडियन प्राइम मिनिस्टर, बताओ यहाँ लिखा हुआ है 28 अप्रैल इंडियन लंदन एंड चाइना प्रीमियर जोंग इनलाई signed five principles of peaceful coexistence, which stated that the two governments entered into an agreement based on the following principles. पहला है mutual respect of each other country's territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference, equality and mutual benefits, peaceful coexistence. Today, Panchsheel can assist the world in moving away from traditional concept of balance of power and comparative security. The resulting surge for economy, for enemy and predicating अच्छा may refer to predicate in linguistic Buddhism. Okay.
rather than cooperation. Mutual respect and mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. ठीक है, बहुत चाइना करता है. म्यूचुअल नॉन एग्रीगेशन, ठीक है, ये भी चाइना फॉलो करता है. म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, ये भी चाइना करता है, नहीं करता है. इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वलिटी ये भी चाइना नहीं करता है, नहीं फॉलो करता है, चाइना फॉलो करता है. पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पांचों फॉलो किया जाता है चाइना के द्वारा, बट इंडिया पता नहीं करता है. Today, Pencil can assist the world. पेंसिल आज असिस्ट कर सकता है वर्ल्ड को, दुनिया को. मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एंड कॉम्पिटेटिव सिक्योरिटी. बैलेंस ऑफ पावर, कॉम्पिटेटिव सिक्योरिटी से द रिजल्टिंग सर्च ऑफ एन एनिमी and the predicating of activities on conflict rather than cooperation. Non-alignment movement नाम दूशान, नाम दूशान कहाँ सुना है, नाम दूशान. Broadly, non-alignment means not trying yourself off with the military bloc. ठीक है, it means trying to view things as far as possible. समझ गया, not from the military point of view. ठीक है, though that he has to come in sometimes but independently and trying to maintain friendly relations with all countries. So, broadly, non-alignment means not trying yourself off with military blocks. It means trying to view things so far as possible, not to from military point of view. ठीक है, okay. Though that has to come in sometimes but independently and trying to maintain friendly relations with all countries. मिलिट्री अलाइनमेंट, मिलिट्री कॉपरेशन, मिलिट्री का कुछ भी नहीं करने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का वाला ले रूट का. वी कृष्णन मेनन पॉइंट द टर्म नॉन अलाइनमेंट. वी कृष्णन मेनन थे, उन्होंने टर्म पॉइंट किया था नॉन अलाइनमेंट का इन ए स्पीच टू द यूनाइटेड नेशन इन 1953. उन्होंने एक स्पीच दिया था 1953 में यूनाइटेड नेशन में. उसके तो नॉन अलाइनमेंट हैज़ long been regarded as India's most important foreign policy feature. By refusing to join any military alliance, it aimed to maintain national independence in foreign affairs. वी कृष्णन मेनन ने क्वांट किया था नॉन अलाइनमेंट का इन ए स्पीच टू द यूनाइटेड नेशंस 1953 में. ठीक है, नॉन अलाइनमेंट हैज लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी फीचर. इंडिया का जो है फॉरेन इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी फीचर है नॉन अलाइनमेंट. बाय रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस, बिना किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने की. इट एम टू मेंटेन नेशनल इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर्स, अपना नेशनल इंडिपेंडेंस फॉरेन अफेयर पे फॉलो किया. द बांदुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया हेल्ड ऑन अप्रैल 18 से लेकर 24 1955 एंड अटेंडेड बाय द 29 हेड्स ऑफ स्टेट. तो आज ही के दिन हुआ था, नहीं मतलब आज के दिन तक हुआ था. 24 है ना आज. हाँ 24 है. द बांदुंग कॉन्फ्रेंस जो हुआ था अप्रैल में 18 से 24 अप्रैल तक 1955 में एंड अटेंडेड बाय 29 हेड्स ऑफ स्टेट, 29 हेड ऑफ स्टेट है. इज द डायरेक्ट फोर रनर ऑफ द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट. फोर रनर a person who goes before or announces the coming of another. Anything that precedes something is similar in time. Forerunner of the non-aligned movement. The non-aligned movement was established with the participation of 120 countries, 17 states as observers. 17 observer थे 120.
and 10 international organizations. Or thus international organization, it has evolved from political to commercial movement. However, India went far beyond simple neutrality or the avoidance of military alliance. Nehru was quick to refute John Foster Dulles. Sorry, Nehru was quick to refute overthrow by argument evidence to prove to be a false or incorrect. Copy to. Nehru was quick to refute John Foster Dulles' charge that India Foster Dulles charge that India practiced immoral neutrality. Oh, Nehru was quick to refute overthrow by argument evidence or proof. John Foster Dulles चार that इंडिया प्रैक्टिस इमोरल न्यूट्रलिटी. अच्छा, तो हम इमोरल न्यूट्रलिटी फॉलो करते हैं. साला इन लोग को हमेशा लगता है कि किसी लोग को इंडिया वाला सब चचला करता है. मारेंगे में मुझ हो जाएगा. Being non-alignment, being free to judge every situation according to its own interest, on merit, to consider what was right or wrong, and to side with right side को चूज करना. रशिया यूक्रेन वार हमने रशिया को क्रिटिसिज्म भी किया गवर्नमेंटल लेवल. हमने कुछ कुछ यूएनएससी में वोटिंग भी डिसाइड किया कि और कुछ जगह हमने स्टैंड किया. हमारा एक ही चीज मानना है कि टेबल पे आइए, बात कीजिए और इस वार को ख़त्म कीजिए. ग्राउंड लेवल पे वार कभी ख़त्म नहीं होता. नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट ए सेट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस. Rather, it was an approach, a framework, a methodology that the fledgling Fledgling. fledgling Fledgling. fledgling a new participant. That the fledgling country could use to navigate the night. Non-alignment allowed Indian foreign policy to evolve to meet the changing needs of Indian society rather than imposing any rigidity. It had no effect on the close relationship that had developed with the USSR since 1954. The roots of non-alignment did not prevent India from coming into an alliance with the Soviet Union through the Indo-Soviet Pact 1971 Peace, Friendship and Cooperation Treaty. The country then started a major military modernization effort. In reaction to China's nuclear test at Lop-Nor in 1964, India conducted its first nuclear test at Pokhran in 1974 as part of Soviet nuclear explosion project. उसके बाद ऑपरेशन बुद्धा. चैलेंजेस टू नाम. क्या क्या चैलेंज है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में? मैरिज शादी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस. द नॉन अलाइंड बीवी ट्वीट नाउ is frequently referred to as marriage of convenience because it was formed by a group of countries seeking to maintain their independence and neutrality during the Cold War. Oh, ऐसा वाला marriage. The term marriage of convenience implies that the name was formed out of pragmatic. What is pragmatic? An imperial or concerning theory of. The term marriage of convenience implies that Nam was formed out of
pragmatic desire to protect their interest in the world dominated by superpowers rather than shared ideology or set of values. It is important to note, however, that the NAM has evolved over time into forum for developing countries to coordinate their policies and promote their interest on the international stage. Changes to name. Marriage of convenience. The non-aligned between mm, is frequently referred to as of convenience because it was formed by a group of countries seeking to maintain their independence and neutrality during the Cold War. The term marriage of convenience implies that the name was formed out of pragmatic desire to protect their interest in a world dominated by the superpowers rather than the shared ideology or set of values. It is important to note, however, that the NAM was evolved over time into a forum for developing countries to coordinate their policy and promote their interest on the international stage, maintaining relevance in the modern world. One of the major challenges that NAM faces is maintaining its relevance in the modern world. Many countries that were once a member of NAM have since joined other groups of countries, and others have become more integrated into the global economy, making it difficult for the NAM to fulfill its original mandate. Internal differences. The organization is made up of countries from various regions, each with its own political, economic, and social systems. These differences can make reaching a consequent consensus on issues difficult, and they can also cause tension within the organization. Internal differences. The organization is made up of countries from various regions, each with its own political, economic, and social system. The differences can make reaching a consensus on issues difficult, and they can also cause tension within the organization. Lack of resources. Many NAM member countries are small, developing countries with limited resources. This makes it difficult for them to compete on a global stage with larger, more powerful countries, and it can limit their ability to influence international decision making. Geopolitical shifts. The world shifting geopolitical landscape poses a challenge to NAM. The rise of new power as well as changing dynamics of global economy has shifted the global power balance. This has resulted in the shift of alliance, making it more difficult for them to maintain its defense and defense. Lack of coordination. Hmm. See the correct lack of coordination. The lack of coordination among NAM member states poses a significant challenge. Despite sharing common goals, there is often lack of coherence in member state policies and actions, which can limit the organization effectiveness in achieving its goals. Lack of coordination. Finally, the lack of coordination among NAM member states poses a significant challenge. Despite sharing common goals, there is often a lack of coherence in member states' policies and actions, which can limit the organization effectiveness in achieving its goals. अभी यही तक करते हैं और बात तो फिर आगे का करेंगे ब्रेक